इन दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हम भाग 11 की बात किए थे, जिसमें 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक बात किए थे, जिसको मैं आपको बताए थे 249 में कि राज्यसभा 1 साल की कानून बनाने का आदेश संसद को देती है, जिसके तहत जिस देश हमारे भारत देश में आपात की स्थिति रहता है तब राज्यसभा 1 वर्ष की कानून बनाने का आदेश संसद को देती है और दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। इसका वैलिडिटी के बाद किए थे कि 1 वर्ष की होती है, लेकिन जब आपातकाल खत्म हो जाती है तो 6 महीना ही इसका वैलिडिटी रह जाती है। उसके बाद 253 में आपको बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संधि किसी भी देश से हम कर लेते हैं और भारत में किसी भी राज्य में वह डायरेक्ट लागू होगा, उस राज्य को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपके राज्य में ये कार्य करने जा रहे हैं। और 262 में आपको बताए थे कि नदियों को जो राज्य सूची में रखा गया था, ये वह तो एक्चुअल होना चाहिए संघ सूची का विषय, लेकिन इसे रख दिया गया है राज्य सूची में। इसमें क्या होता है कि जो नदी बहती है वह एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है और उसके पानी को लेकर जो विवादित होता है, इसी को लिए यह 262 कहता है कि नदी, जैसे आपको कावेरी नदी के बारे में बोले थे, महानदी के बात कहे थे, ये सब पानी के चलते एक दूसरे राज्य में विवादित होता है, जिसके चलते ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो इसका देखभाल करते हैं। इसके बाद आपको बताए थे 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात किए थे। इसमें क्या होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? पूरा राज्य का मुख्यमंत्री आता है और उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं और जितने भी कैबिनेट सदस्य होते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में आते हैं। और इसमें आपको बताए थे कि यह साल में 3 बार इसकी बैठक की जाती है। अब हम बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 इसका अनुच्छेद 245 से 300 तक है। इसको में वित्तीय समिति संविदा की बात किया गया है और इसमें कहा गया है 265 आर्टिकल में 265 आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी भारत में टैक्स लगेगा भारत में कोई भी कर लगेगा, वह बिना संसद में पारित हुए आप उस कर को भारत में नहीं ले सकते हैं। इसके कर का जिम्मेदारी भारत की संसद से जब वह टैक्स पारित होगा तभी आप भारत में आप टैक्स ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार जीएसटी का भी आया था, जब यह संसद में पारित हुआ तभी यह भारत में लॉन्च हुआ। उसके बाद हम लोग जीएसटी के रूप में अपना टैक्स को भरपाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 266। भारत के पास जितना भी धन है वह संचित निधि में रखा जाता है। संचित निधि में रखा जाता है। यह संचित निधि आरबीआई के पास जमा रहता है।
जो भारत का संचय निधि का सारा पैसा किसके पास जमा रहता है, वह आरबीआई बैंक के पास जमा रहता है। इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार के समस्त धन यह संचित निधि में ही रखा जाता है और यह संचित निधि का सारा पैसा आरबीआई के पास जमा रहती है। और यह पैसा निकालने के लिए, जैसे सरकार को कोई विकास का कार्य करना होता है, तब यह पैसा की जरूरत पड़ता है। इस पर जो भी पैसा निकालेगा, इस पैसा को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। पैसा निकालने के लिए संसद को कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, उसके बाद यह पैसा निकलती है। इसमें हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जब भी देश को विकास करने के लिए पहले 112 अनुच्छेद में बजट की बात थी, उसके बाद प्राकलन बनता है कि इसमें कितना खर्चा होगा, और उसके बाद अनुच्छेद 14 में विनियोग की बात किया जाता है कि इसमें इतना पैसा में यह कम हो जाएगा। इसलिए संसद में जब भी पैसा संचित निधि से निकाला जाएगा, आरबीआई से जब हम पैसा मांगेंगे, तब वह संसद से विनियोग विधेयक पारित होता है, और जितना विनियोग विधेयक में लिखा रहता है उतना ही आपको पैसा निकल को मिलेगा। अन्यथा जब विनियोग विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाती है, तो आपको एक भी पैसा संचित निधि से नहीं प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार जब हम संचित निधि से जो भी पैसा निकालते हैं, तो किसके जिम्मेवारी होता है? संचित निधि का रक्षक कौन हो गया? संसद। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संचित निधि का रक्षक कौन है? तो संसद। संसद से ही विनियोग विधेयक पारित होगा, तब यह संचित निधि से पैसा निकलेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में कहा गया आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब होता है देश में कोई भी वैसा आपातकाल स्थिति आ जाए जिसके पैसे का बहुत जरूरी है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना साइन कर यह आकस्मिक निधि से पैसा तुरंत निकालते हैं। इसके लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। यह डायरेक्ट आकस्मिक निधि का धन उस जगह पर आपातकालीन स्थिति में जाता है। जैसे उत्तराखंड में अगर कोई भूकंप आता है, उस समय पैसा का निकालने का जरूरी पड़ता है, तो यह संचित निधि से राष्ट्रपति निकालते हैं। बिहार में यदि बाढ़ आ जाता है, तो केंद्र सरकार इसे संचित आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर देते हैं। यह बिहार सरकार, हर किसी राज्य के पास आकस्मिक निधि होता है और केंद्र के पास भी आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक निधि का होता है कि 500 करोड़ से कम पैसा आप नहीं रख सकते हैं, इसमें ज्यादा ही रख सकते हैं। अभी वर्तमान में भारत के पास 30 करोड़ राशि इसमें रखने की प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि विशेष राज्य की दर्जा। विशेष राज्य की दर्जा का मतलब क्या होता है कि यदि कोई केंद्र सरकार विकास का उस राज्य में कार्य करना चाहती है, तो उस काम में केंद्र सरकार 80% पैसा वह राज्य को देगी और 20% पैसा वह सरकार को, राज्य सरकार को लगेगी। जैसे कोई फंड बिहार सरकार को 100 रुपया दिया जाएगा, तो उसमें 80 रुपया का अनुदान केंद्र सरकार करेगी और 20 रुपया का अनुदान राज्य सरकार करेगी। इसलिए विशेष राज्य की बात किया गया है। अनुच्छेद 275 में विशेष राज्य की बात है।
अब विशेष राज्य की दर्जा कैसे मिलता है? यदि किसी भारत देश का राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप हो तब उसे विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा, या उस राज्य में आपातकालीन स्थिति, बहुत दुर्घटना होता है, जैसे बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ये सब आपातकालीन स्थिति आता है, और भौगोलिक भिन्नता हो, यदि उस राज्य में आर्थिक स्थिति कम हो तब वह राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार बिहार राज्य को भी विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन यह नहीं मिल पाती है। यह कुछ राजनीतिक चर्चा में आ जाता है, जिस कारण यह बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बिहार का जो सीमा नेपाल से भी लड़ती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर आपातकालीन स्थिति देखा जाए तो बाढ़ भी बिहार में आता है, एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सुखाड़ की स्थिति रहती है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ हो जाती है। इसमें आपातकालीन की स्थिति भी नजर आता है, और इसमें कोई ना कोई तो मिल रहा है, और बिहार का आर्थिक स्थिति राज्य का बहुत ही दयनीय है, इसलिए बिहार को यह विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन देना चाहिए। लेकिन सरकार यह राजनीतिक मुद्दा के कारण विशेष राज्य की दर्जा नहीं दे पाती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 289 ए। इसमें जीएसटी की चर्चा किया गया है। जीएसटी की चर्चा किया गया, इसमें जीएसटी परिषद की चर्चा किया गया है कि जब भी हम कोई टैक्स भारत में लागू करते हैं तो उसको जीएसटी उस भारत के संविधान में लिखना पड़ता है। तो यह जो है 279 के ए में जीएसटी परिषद का गठन करने की बात करता है। यह परिषद में कौन कौन रहते हैं? तो केंद्र के वित्त मंत्री और राज्य मंत्री और सभी राज्य के वित्त मंत्री, जहां विधानमंडल है जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के भी वित्त मंत्री। टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। इसलिए यह जीएसटी परिषद का गठन करने की बात करता है। इसमें कौन कौन रहते हैं? एक वित्त कैबिनेट मंत्री रहते हैं, और सभी राज्य के वित्त मंत्री, ये हो गए 28, और केंद्र शासित प्रदेश में 3 विधानमंडल है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो एक इधर हो गया 29, 30, 31, 32 और एक अध्यक्ष होते हैं। एक वित्त मंत्री, सभी राज्य का वित्त मंत्री, और दिल्ली, पांडुचेरी, कश्मीर का एक वित्त मंत्री, और एक इसमें राज्य मंत्री भी, जो कैबिनेट मंत्री से नीचा पद पर आते हैं, एक राज्य मंत्री। टोटल 33 सदस्य इसमें होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एक कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। इसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी जो हमारे भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके लिए सबसे पहले हम संविधान में संशोधन किए थे। यदि कोई पूछता है कि यह केवल संविधान संशोधन पर जीएसटी भारत में लागू हुआ है, तो 122वां संविधान संशोधन पर हुआ है। यदि कोई पूछता है कि यह कौन सा विधेयक था, तो 101वां विधेयक था, और संविधान संशोधन 122वां था। एक 101वां विधेयक, 122वां संविधान संशोधन। इसका कब पारित किया गया था? 2016 में
लेकिन पूरे भारत में यह लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया। जीएसटी के बारे में विशेष रूप से इकोनॉमिक्स के क्लास में आपको बताया जाएगा। और इसके बाद हम करते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में कहा गया है इसमें कहा गया है कि जो हम जिस राज्य से कर लेते हैं उस राज्य से हमें यह बंटवारा कर देना चाहिए। यह वित्त आयोग की बात करता है। वित्त आयोग का मतलब होता है 280 किसकी बात करती है? वित्त आयोग की। वित्त आयोग की बात करती है। यह कहती है कि हर राज्य से कर लेना मेरा कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य के नाते हम तो वहां पे कुछ सेवा नहीं किए केंद्र सरकार, और नहीं उसके बारे में कुछ वहां पे अपना पूंजी लगाए, लेकिन वह राज्य सारी मेहनत किए। आप सिर्फ टैक्स लिए तो उस राज्य से अगर यदि 100 रुपया, बिहार राज्य की हम बात करते हैं, 100 रुपया यदि बिहार राज्य से टैक्स आया तो यह वित्त आयोग कहते हैं कि आप इसमें से 58 रुपया अपने विकास के लिए केंद्र में कार्य कीजिए, और जो 42 रुपया जो टैक्स से जो प्राप्त हुआ है वह फिर रिटर्न बिहार सरकार को आप कर दीजिए। इस प्रकार जब वित्त आयोग ने यह कहा केंद्र सरकार को कि आप यदि बिहार सरकार से 100 रुपया आप टैक्स लेते हैं, जिसको हमसे 58 रुपया आप रख लीजिए, अब 42 रुपया या बिहार सरकार को आप दे दीजिए, जिस कारण वित्त आयोग कहता है कैरों का बंटवारा कर दिया जाए। यदि टैक्स के रूप में अगर 100 रुपया प्राप्त हुआ तो केंद्र सरकार कितना रखेगी उस पैसा को? 58 रुपया, 42 रुपया वह फिर बिहार सरकार को प्रदान कर देगी। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? यह अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी पावर होता है। इनका अध्यक्षता की जो कार्यकाल, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनते हैं उनका कार्यकाल कितना है? वह 5 वर्ष की होती है। इसमें सबसे पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जो बने थे केसी नियोगी जी बने थे, केसी नियोगी। और अभी 16वें वित्त आयोग जो मनोज पांडे हैं। इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग थे जो एनके सिन्हा थे, और 14वें जो थे YR रेड्डी थे। सबसे प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो केसी नियोगी थे, और 16वां कौन थे? मनोज पांडा। और 15वां कौन थे? इनके सिंह। और 14वां कौन था? YR रेड्डी। YR रेड्डी। अगर कोई पूछता है कि भारत सरकार के प्रथम वित्त आयोग कौन बने तो केसी नियोगी। अभी वर्तमान में कौन है तो मनोज पांडा। और 15वें वित्त आयोग कौन थे तो एनके सिंह। और 14वां कौन थे तो YR रेड्डी। अब हम बात करते हैं कि वित्त आयोग जो है यह किस प्रकार से कर को बंटवारा करती है। तो जितना उस राज्य से टैक्स लिया है उसका 58% या केंद्र सरकार ले लेती है, और 42% उस राज्य को रिटर्न कर देती है।